हाय हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूँ मैं ही बहुत अच्छा हूँ। सो आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड क्या होता है सीएमए डाटा। वन बाय वन हम चीज़ों को समझ के चलेंगे, किस केस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट काम में आती है एंड किस केस में सीएमए डाटा का यूज़ हुआ करता है। तो हम लोग बात करें मीनिंग की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड ओवरऑल विएबिलिटी ऑफ द प्रपोज बिजनेस और प्रोजेक्ट आइडिया। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग इस चीज़ को समझ के चलिए। लाइक कोई पर्सन यहाँ पे बैंक के पास जाता है, सर मेरे पास एक आइडिया है जिसके थ्रू मैं अपना बिजनेस रन करूंगा, देन उसके बाद उससे प्रॉफिट कमाऊंगा और आप मुझे लोन प्रोवाइड कर दीजिए, उसके बाद उस प्रॉफिट से मैं आपकी रीपेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे बैंक वाले बोलते हैं सर हमको आपके आइडिया पे पूरा भरोसा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप जो भी बातें वर्बली हमको समझा रहे हो इनको फाइनेंशियल टर्म्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर समराइज करके ले आइए। तो यहाँ पे वही कहा जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो भी प्लान है बिजनेस का उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है फाइनेंशियल टर्म्स में। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन शेड्यूल वगैरह बनता है, उसके बाद कितना टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है, कितना वर्किंग कैपिटल लोन की रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट करी जाती हैं। हम लोग बात करें सीएमए रिपोर्ट की, तो सीएमए रिपोर्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होती है रिक्वायर्ड बाय बैंक टू असेस क्रेडिट लिमिट, शोइंग परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। सर सीएमए डाटा भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा ही दिखता है, बट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता नहीं है। सीएमए डाटा आरबीआई द्वारा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो कि बैंक टू बैंक थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, बट हम लोग बात करें ब्रॉडली एक जैसा ही होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है सर, ये क्या करता है? टू मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बोरोअर एंड इंश्योर दैट बैंक फंड्स आर यूटिलाइज एफिशिएंटली एंड रिमेन रिकवरेबल। हम लोग बात करें दो तरह के लोन होते हैं यहाँ पे, बिजनेस टर्म लोन, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल जिसको कैश क्रेडिट लोन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझ के चलिए, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है बिजनेस के अंदर, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करानी है फॉर बिजनेस। ठीक है, तो मोटा मोटा जितना भी खर्चा हो रहा है फिक्स एसेट्स के अंदर उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे लोन लिया जाता है उसको टर्म लोन कहा जाता है। हम लोग बात करें वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है जिसको कैश क्रेडिट भी कहा जाता है। तो एक चीज़ को आप लोग समझ के चलिए, हर बिजनेस के यहाँ पे डे टू डे के एक्सपेंडिचर हुआ करते हैं। मान लेते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है 40 का, उसके बाद डेटर का जो रिसीवेबल कलेक्शन का टाइमिंग है वो है 30 डेज़ का, उसके बाद क्रेडिटर को हमको पेमेंट करनी होती है 30 डेज़ के अंदर। तो यहाँ पे 40 डेज़ का जो होल्डिंग पीरियड है, 30 डेज से 30 डेज कट चुका है डेटर और क्रेडिटर वाला, अब 40 डेज का जो होल्डिंग पीरियड है हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस को अपना रोक देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेट करते हैं जब हमारी इन्वेंट्री रिलाइज हो जाएगी, उससे पैसा हमको आ जाएगा, उसके बाद हम अपना बिजनेस की जो क्वांटिटी है उसको बरकरार रखेंगे। तो क्या ये सही मेथड माना जाता है बिजनेस को रन करने का? बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर बैंक से हम लोग बोलते हैं आप हमें वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कीजिए, ये सीसी की लिमिट हुआ करती है। ठीक है, यहाँ पे एक लिमिट प्रोवाइड करता है बैंक, उसके बाद ड्राइंग पावर वगैरह वो असेस करके देता है, उसमें से आप उतना पैसा निकाल सकते हो जब भी आपको ज़रूरत है। इन 40 डेज़ के अंदर आपको यहाँ पे बिजनेस की जो सैलरी के एक्सपेंस है, रेंट के एक्सपेंस है, या फिर जो भी डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए उसके लिए यहाँ पे पैसा निकाल सकता है। और यहाँ पर सर हम ईमान वाले इंसान हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ही ईमानदार लोग हैं, ऑनेस्ट पीपल हैं। दैट्स वाई जितने भी दिन हम इस लिमिट से पैसा निकालेंगे उतने दिन का आपको हम यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट भी करेंगे। इसलिए बैंक वाले इसको प्रेफर करते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन में ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आती है। कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, कैसे एमपीवीएफ की नॉर्म्स को चेक करा जाता है, सारी बातें इसके अंदर सीएमए डाटा के अंदर प्रेजेंट करी जाती हैं। ठीक है सर, हम लोग बात करें यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की टाइमिंग वगैरह क्या रहा करती है, तो ये आपकी प्लानिंग और प्रपोजल स्टेज पे बना करती है, ये आपकी पोस्ट सेंशन और ऑपरेशन के टाइम भी बन जाती है। प्रिपेयर कौन करता है? यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो गए। इस केस में मेनली जो सीए वगैरह है और बोरोर की जो अकाउंट टीम होती है वही इसको प्रिपेयर करती है, बिकॉज सीएमए डाटा थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हम लोग बात करें सीएमए रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर फॉर्म कैसे कैसे होते हैं, तो सबसे पहला फॉर्म यहाँ पे बेसिक डिटेल का होता है जो भी बोरोअर होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जिसके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन होती है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की। सर एक चीज़ यहाँ पे समझ के चलिए, यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को क्यों कंपेयर किया जाता है खाली, तो यहाँ पर मेनली सीसी लोन के काम में आता है सीएमए डाटा, दैट्स वाई वो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी से आपका लिंक होता है। हम लोग बात करें एमपीबीएफ की कैलकुलेशन आपकी टंडन कमेटी और नायक कमेटी द्वारा होती है, यहाँ पे उस चीज़ की कैलकुलेशन हुआ करती है। एट लास्ट यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 के अंदर फंड फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है सर, हम लोग बात करें यहाँ पे पर्पस ऑफ बैंक क्या रहा करता है, फॉर न्यू वेंचर के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहा करती है, फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट के लिए यहाँ पे सीएमए डाटा रिपोर्ट बना
मना करती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस है तो उस केस में यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेनली काम में आती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस है लाइक वर्किंग कैपिटल हो गया, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटी वगैरह के केस में आपकी सीएमए रिपोर्ट काम में आया करती है। ठीक है सर, हम लोग बात करें टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन में क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों ने ऊपर समझ भी लिया एग्जाम्पल के द्वारा। अगर एसेट्स क्रिएट हो रहा है लाइक प्लांट एंड मशीनरी हो गए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म यहाँ पे टेनर है, मतलब 3 से 10 साल का है, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में फिक्स एसेट्स वगैरह यहाँ पे रखी जा सकती है और रीपेमेंट यहाँ पे फिक्स ईएमआई होती है। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग टूल क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड डीएससीआर। तो इस केस में जो आपका यूजफुल लोन होता है वो टर्म लोन हुआ करता है। हम लोग बात करें डेली ऑपरेशन के केस में जो कि शॉर्ट टर्म हुआ करता है, करंट एसेट्स इस केस में सिक्योरिटीज रह सकते हैं एंड रीपेमेंट इसकी रिवॉल्विंग लिमिट बेस्ड ऑन ड्रॉइंग पावर के बेसिस पर यहाँ पे इंटरेस्ट लगा करता है, रीपेमेंट हुआ करती है। सो उस केस में वर्किंग कैपिटल लोन आपका यूजफुल रहा करता है। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो यूटिलिटी है उसकी। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूटिलिटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है। इसके अंदर आपको खाली कुछ स्पेसिफिक डाटा फीड अप करना है और आपकी 5 साल की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो पूरी प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है सर, सो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है सेल्स के अंदर, हमको वो यहाँ पे डाटा डालना है सर। कैसे डालना है, CAGR होता है, कंपाउंड एनुअल सेल्स ग्रोथ होती है, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाती है गूगल के अंदर भी क्या चल रही है इंडिया के अंदर पर्टिकुलर बिजनेस को लेके। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट इन कॉस्ट इन फ्यूचर में कितना होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमको इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। सेंसिटिविटी यहाँ पे आपकी 5% लेके चल सकते हैं। हम लोग बात करें PR समरी, ये आपकी जो बेसिक डिटेल वगैरह होती है, प्रमोटर्स की प्रोफाइल वगैरह होती है, बिजनेस का ओवरव्यू क्या है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, एंड लास्ट में यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे आपको डाल के चलना पड़ता है। जो भी नेचर ऑफ बिजनेस होता है उसके हिसाब से ये डिटेल फिलअप होती हैं। हम लोग बात करें प्रोजेक्ट कॉस्ट की, तो इसके अंदर आप लोग क्या डालते हो, मेनली सबसे पहले आपको अगर बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो आप कौन सी प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने जा रहे हो, ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है तो ये वाला अमाउंट आप यहाँ पे डालोगे, कोई कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे अमाउंट डालोगे, उसके बाद मिसलेनियस का अमाउंट, कोई अदर एसेट्स भी आपको परचेस करना है तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल आ जाता है कितनी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर। उसके बाद कितना आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे वो वाली डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाती है। हम लोग बात करें यहाँ पे आपकी टर्म लोन की फिगर आती है। सर कैसे आती है, यहाँ पे आप 3 चीज़ें डालते हो, कितना फिक्स अमाउंट आपको टोटल चाहिए, उसके बाद कितना आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके बाद कितना आपका प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। फिक्स एसेट्स में से प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट लेस हो जाता है, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म लोन आपकी ऐसे निकल कर आती है। ठीक है सर, हम लोग बात करें इतना हमको टर्म लोन चाहिए, उसके बाद CC लोन हमको इतना चाहिए, टोटल यहाँ पे जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे 21,35,000 है। हम लोग बात करें प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी कितनी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी कैसे आती है, CC प्लस में जो टर्म लोन है उसके बाद आपका प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, इन तीनों का एडिशन आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हुआ करती है। ये चार्ट वगैरह सारा अपने आप बन के आ जाता है। डेप्रिसिएशन शेड्यूल आपका यहाँ पे अपने आप बन के आ जाता है 5 साल का। सर डेप्रिसिएशन शेड्यूल यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनता है। अगर यहाँ पे 30 सितंबर के बाद कोई एसेट्स वगैरह परचेज किए तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, अदरवाइज यहाँ पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लग के चला करता है। हम लोग बात करें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर हमको क्या क्या फिगर यहाँ पे डालनी होती है, तो सबसे पहले जो भी रिवेन्यू रहने वाला है, सर प्रोजेक्टेड रिवेन्यू कैसे निकाला जाए पहले साल का, जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे बिजनेस मैन्युफैक्चर करेगा मैन्युफैक्चरिंग के केस में, और उसका जो प्राइस रहने वाला है, सर यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है तो जो एवरेज प्राइस रहेगा वो हमको यहाँ पे डाल के चलना है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे न्यू बिजनेस के केस में तो जीरो ही रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करें कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है उसके रिगार्डिंग, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब कुल मिला के जितना भी यहाँ पे खर्चा यहाँ पे करना है वो आपका यहाँ पे हमको प्रेजेंट करना होता है पहले साल के अंदर। हम लोग बात करें उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, जो भी सेल्स में से आपका COGS माइनस होकर। ठीक है, देन फिर हमको यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस डालने होते हैं, जो भी रेंट का खर्चा, यहाँ पे स्टाफ सैलरी है, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड यूटिलिटी के जो भी एक्सपेंस है यहाँ पे आपको डाल के चलने होते हैं। उसके बाद की यहाँ पे आपकी सारी कैलकुलेशन 5 साल की और EBITDA वाली, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में फ़र्क क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपका फिक्स एसेट्स के ऊपर नॉर्मली लग के चलता है, अमोर्टाइजेशन आपका इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लग के चला करता है। ठीक है सर, EBITDA में से आपका डेप्रिसिएशन माइनस होता है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल से जो कि ऑटोमेटिकली आ जाता है, यहाँ पे आपका EBIT आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन जो भी होता है वो माइनस हो जाता है, देन आपका EBT जिसको PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोला करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा प्रोजेक्टेड के अंदर यहाँ पे 30% रहता है, सो यहाँ पे आपका इंडिकेट होकर आ जाता है। देन आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपका पैट रेशियो निकल कर आ जाता है। हम लोग बात करें बैलेंस शीट भी यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती है, यहाँ पे ड्राइंग पावर बस आप डाल सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्राफ्ट होती है, देन यहाँ पे रीपेमेंट शेड्यूल भी आपका ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट होता है, यहाँ
यहाँ पे अगर आपका लोन 5 साल से कम का है तो यहाँ पे आपको खाली मंथ जो है उसको मॉडिफाई करना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ नॉर्मल तरीके से बनकर आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग बात करें बैंक के हिसाब से जो भी यहाँ पे रेशियोज़ इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। जो भी करंट रेशियो रहने वाले हैं 5 साल के अंदर, जो भी इबिटा रेशियो रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो यहाँ पे DSCR रेशियो रहा करता है। इस सब का ग्राफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें सेंसिटिविटी एनालिसिस, या हम 5% लेके चलते हैं, ये भी आपका यहाँ पर बन के आ जाता है। देन यहाँ पे MPBF की कैलकुलेशन जो कि आपकी मेनली वर्किंग कैपिटल लोन के काम में आती है, ये भी बन के आ जाती है। देन यहाँ पे जो भी आपके नोट्स रहा करते हैं वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने होते हैं। इसके अंदर ये जो जनरल वाला नोट्स है ये आपको बिजनेस टू बिजनेस चेंज करके चलना होता है। ठीक है सर, हमने पूरी यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करी। अब मैं आपको CMA रिपोर्ट कैसे दिखती है वो भी दिखा देता हूँ। उसके फॉर्म यहाँ पे आप देख के चल सकते हैं। ये आपका ऑपरेटिंग स्टेटमेंट होता है, इसके अंदर जो भी डोमेस्टिक सेल होनी है वो यहाँ पे आती है। सबसे पहले एक बात को समझिए, CMA डाटा के अंदर आपका एक्चुअल डाटा भी जाता है, बिकॉज एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, दैट्स वाई यहाँ पे एक्चुअल भी जाता है। उसके बाद प्रोविजनल, सर प्रोविजनल क्या होता है, जो कि आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट अभी यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं हुए, फाइनलाइज नहीं हुए, कोई प्रोविजन वगैरह रहता है, कोई यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री वगैरह रहती है, तो उस केस में प्रोविजनल को डाल के चल सकते हैं फॉर बैंक लोन पर्पस। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे 2 साल का प्रोजेक्टेड बनता है। तो हम लोग बात करें तो CMA डाटा कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअल का, प्रोविजनल का और यहाँ पे प्रोजेक्टेड का। ठीक है सर, यहाँ पे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जो भी बैलेंस शीट के आइटम है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, अगर एप्लीकेंट बैंक से है तो यहाँ पे इंडिकेट करना है। उसके बाद अदर बैंक से है तो यहाँ पे इंडिकेट करना है। शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्रॉम अदर्स, यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन वगैरह भी आ जाते हैं। देन यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी होती है, जो भी आपका डाटा अवेलेबल है एक्चुअल वाला। जैसे ही आप एक्चुअल वाला डाटा फिलअप कर दोगे देन फिर उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है सर, हम लोग बात करें एसेट साइड की, यहाँ पे आपके सारे एसेट्स आ जाते हैं। कैश एंड बैंक हो गया, ये शॉर्ट टर्म वाले हो गए। उसके बाद यहाँ पे फिक्स एसेट्स आता है। फिक्स एसेट्स के अंदर आपका ग्रॉस ब्लॉक एंड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आता है। देन आपका यहाँ पे नेट ब्लॉक आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है सर, हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर्म नंबर 3 के बाद आपका कंपैरिजन आ जाता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। ठीक है, करंट लायबिलिटी के अंदर यहाँ पे जो भी अदर देन बैंक बोरोइंग होते हैं यहाँ पे आपके केवल वही आया करते हैं। इसके बाद MPBF की कैलकुलेशन आती है आपकी टंडन कमेटी के हिसाब से। टंडन कमेटी ने यहाँ पे 3 मेथड रिकमेंड करे थे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो मेथड नंबर 2 माना जाता है एंड मेथड नंबर 1 को भी यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है सर, इसके बाद हमारा यहाँ पे फंड फ्लो आ जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट में रेशियोज जितने भी बैंक नॉर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे ये ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आसानी से समझा किस केस में हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करती है, कब हमें CMA डाटा की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अगर आप भी यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड CMA डाटा की प्रिपरेशन प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो अभी एनरोल करें हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड CMA डाटा के कोर्स को। इसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कैसे हमको यहाँ पे एक्चुअल डाटा की पंचिंग करनी है, उसके बाद कैसे हमको प्रोजेक्शन करनी है और कैसे हमको ऑटोमेटेड यूटिलिटी के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मी श्री अभिषेक अवस्थी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन। बाय बाय, टेक केयर।